नमस्कार, आप देख रहे हैं पीएसएन मीडिया। मैं प्रमोद कुमार सक्सेना। एक मराठा लाख मराठा के बैनर तले महाराष्ट्र के कोने-कोने से मराठा जाति को आरक्षण दिलाने के लिए मोर्चे निकाले गए थे। मराठों के मोर्चे इतने बड़े थे कि आरक्षण विरोधी एवं इस क्षेत्र में सामाजिक वैज्ञानिक भी अपनी प्रतिक्रिया देने से घबराहट महसूस कर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि हमें मराठा विरोधी कहा जाएगा। इस स्थिति में महाराष्ट्र सरकार द्वारा गठित गायकवाड़ कमीशन के निष्कर्ष एवं सिफारिश पर मराठा आरक्षण अधिनियम 2018 पारित किया गया। इस अधिनियम के खिलाफ कुछ संस्थाओं एवं वकीलों द्वारा उच्च एवं सर्वोच्च न्यायालय में याचिकाएं दायर की गई। सर्वोच्च न्यायालय के 4 जजों द्वारा सुनवाई के बाद मराठा आरक्षण अधिनियम 2018 को निरस्त कर दिया गया। तब से महाराष्ट्र की राजनीति एवं सामाजिक स्थिति में बदलाव के हालात दिखने लगे हैं। भारत सरकार ने पहला राष्ट्रीय आयोग काका कालेलकर 1955 की अध्यक्षता में गठित किया गया था। कालेलकर आयोग ने महाराष्ट्र में ब्राह्मण जाति के साथ मराठा जाति को भी शासक जाति कहकर पिछड़ा वर्ग का दर्जा देने से इनकार कर दिया था। फिर 31 दिसंबर 1979 को मंडल कमीशन का गठन किया गया। मंडल कमीशन ने मराठा जाति को प्रगतिशील एवं प्रभुत्वशाली जाति की श्रेणी में डालकर उनकी आबादी भारत की जनसंख्या के मुकाबले 2.2% चिन्हित किया। मंडल कमीशन ने ओबीसी की जनसंख्या को कुल आबादी के 52%, हिंदू ओबीसी 43.70 प्लस मुस्लिम ओबीसी 8.40% घोषित किया है। केंद्र सरकार ने निर्देशों के बाद पिछड़ी जातियों की अनुसूची बनाने के लिए महाराष्ट्र सरकार द्वारा बीडी देशमुख कमेटी 1964, खत्री कमीशन 1995, आर.एम. बापट कमीशन 2008 बनाया गया। इन सभी आयोगों को कभी भी मराठा जातियों में आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन की झलक या तथ्य नहीं दिखाई दी। इसलिए उन्होंने मराठों को ओबीसी जाति का दर्जा नहीं दिया। फिर 13 अगस्त 1967 को केंद्र ने राज्यवार ओबीसी जातियों की सूची जारी की। इसके बाद मराठा नेताओं ने मराठा जातियों को ओबीसी में सम्मिलित करने या उन्हें कुणबी जाति का दर्जा देने की मांग शुरू की। बापट कमीशन पर तत्कालीन राज्य सरकार द्वारा मराठों को पिछड़ा दिखाने के लिए दबाव डाला गया था, लेकिन उनका मन परिवर्तन नहीं हुआ। इसलिए कमीशन के अस्तित्व रहने के बाद भी मराठों का पिछड़ा दिखाने के लिए नारायण राणे कमेटी का गठन 2014 में किया गया। राणे कमेटी ने मराठों को आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़ा करार देकर 16% आरक्षण देने का परामर्श महाराष्ट्र सरकार को दिया, लेकिन बम्बई उच्च न्यायालय ने सरकार के इस आरक्षण को स्थगित कर दिया। फिर 2017 में महाराष्ट्र सरकार द्वारा न्यायाधीश एम.जी. गायकवाड़ को राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष बना दिया गया। इस आयोग द्वारा 2018 को मराठा जातियों को सामाजिक एवं शैक्षणिक पिछड़ेपन का दर्जा देकर उन्हें नौकरियां और उच्च शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण देने की सिफारिश की, जिसे महाराष्ट्र सरकार द्वारा 30 सितंबर 2018 को मराठा आरक्षण अधिनियम 2018 कानून के रूप में स्वीकार किया गया। मराठा आरक्षण 2018 के कानून को उच्च एवं उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गई। लंबे वाद विवादों के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने 4 जजों द्वारा महाराष्ट्र सरकार के इस कानून को निरस्त कर दिया। निर्णय के उपरांत उच्च न्यायालय ने कुछ तथ्य सामने रखे। सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने स्पष्ट तौर पर कहा कि मराठों द्वारा लाखों की संख्या में मोर्चे, रास्ता रोको जैसे आंदोलन और मराठा नेताओं के दबाव के कारण सरकार ने आरक्षण का कानून बनाया। अगर मराठा जातियों को पिछड़ी जातियों में सम्मिलित किया गया, तब ऐसे स्थिति में वो अपनी शिक्षा, आर्थिक संपदा और राजनीति के प्रभाव से ओबीसी का आरक्षण भी हजम कर जाएंगे। दरअसल गायकवाड़ कमीशन ने 1 अगस्त 2018 तक के खुले प्रतियोगिता में
आ, के आधार पर होने वाले नियोजनों में मराठों की संख्या से संबंधित आंकड़े पेश किए हैं। इसके मुताबिक राज्य सेवा परीक्षा द्वारा खुले वर्ग से मराठों का मंत्रालय श्रेणी का प्रतिशत ए, बी, सी और डी के लिए क्रमशः 37.5%, 52.53%, 33% और 52.1% और 55.65% था। वहीं केंद्रीय लोक सेवा आयोग द्वारा प्रतियोगिता परीक्षा के उपरांत मराठा जाति के अभ्यर्थियों की आईएएस में हिस्सेदारी 15.52%, आईएफएस में 17.97% और आईपीएस के लिए 27.85% रहा है। इसके साथ ही सार्वजनिक क्षेत्र और लोक उपक्रमों में के तहत मराठों की इस श्रेणी में हिस्सेदारी 33.23%, बी श्रेणी में 29.03%, सी श्रेणी में 37.6% तथा डी श्रेणी में हिस्सेदारी 36.53% थी। उच्चतम न्यायालय के अनुसार यह प्रमाण किसी भी जाति अथवा जाति समूह के सामाजिक और आर्थिक पिछड़ेपन का संकेत नहीं हो सकता है। महाराष्ट्र में मराठा समाज राजनीति एवं आर्थिक संपन्नता प्राप्त समाज है। सरकार से लेकर कारखानदारी एवं शिक्षा के क्षेत्र में भी शहर से लेकर गांव तक मराठों का वर्चस्व बरकरार है। फिर भी वे खुद के ऊपर पिछड़ों का लेबल लगाने के लिए बेताब हैं। गायकवाड़ कमीशन ने उन्हें शूद्र का टैग भी लगा दिया है। गायकवाड़ कमीशन द्वारा मराठों को पिछड़े जातियों में सम्मिलित कर आरक्षण की 50% की सीमा लांघने की सलाह दी गई। इसके लिए मराठों को पिछड़ा घोषित कर उनके साथ अनुसूचित जाति, जनजाति और ओबीसी की जनसंख्या को मिलाकर पिछड़ों की जनसंख्या 85% दिखाया गया। अनुसूचित जाति एवं जनजाति यानी 22% जनसंख्या को घटाने से पिछड़ों की कुल जनसंख्या 63% रह जाती है। 50% आरक्षण में से अनुसूचित जाति एवं जनजाति 21% आरक्षण घटाने से केवल 29% आरक्षण बच जाता है। अब 63% पिछड़ों की जनसंख्या को केवल 29% के आरक्षण में सम्मिलित करना विसंगत होगा। इसलिए इस विशेष असाधारण परिस्थिति को देखते हुए आरक्षण की 50% की सीमा को तोड़कर मराठों को आरक्षण दे देना चाहिए। गायकवाड़ कमीशन की इस दलील उच्चतम न्यायालय ने इंदिरा साहनी और नागराज केस का संदर्भ देकर मानने से इनकार करके खारिज कर दिया। मराठा आरक्षण जब केंद्र सरकार और न्यायालय का विषय बन गया है, लेकिन महाराष्ट्र में मराठा समुदाय और विरोधी पार्टियों ने इस रास्ते की लड़ाई बना ली है। इस रास्ते की लड़ाई का मतलब दो पड़ोसी आपस में आने जाने के लिए राह के वास्ते झगड़ते हैं। एक मराठा लाख मराठा नाम से आंदोलनों की तैयारियां चल रही हैं। इससे रास्ता निकालने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने मराठों के लिए आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर 10% आरक्षण की घोषणा की है, लेकिन यह एक अस्थायी प्रावधान है जिसे न्यायालय में चुनौती दी ही जाएगी। देश की अदालतें 50% से अधिक आरक्षण के लिए तैयार नहीं है और केंद्र सरकार आरक्षण की मर्यादा 50% से अधिक करने के लिए तैयार नहीं होगा। इस सुगबुगाहट के से मराठा समाज से संबंधित मराठा सेवा संघ और संभाजी ब्रिगेड ने मराठा जातियों के लिए ओबीसी आरक्षण के कोटे से आरक्षण की मांग की है। कोल्हापुर के भाजपाई राज्यसभा सांसद संभाजी राजे मराठा आरक्षण की आड़ में खुद को मराठा नेता साबित करने में जुटे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी परोक्ष और अपरोक्ष मराठा आंदोलन में भाग ले रही है। इससे मराठा आंदोलन को ऊर्जा मिलेगी
और साथ ही भाजपा को नया मराठा वोटर मिल जाएगा। हो सकता है संभाजी राणे एक नया दल गठित करें। वहीं ओबीसी भी चाहेगा अपने आरक्षण में किसी की हिस्सेदारी न हो। दूसरी ओर जातिगत जनगणना की ओबीसी की मांग एक नए आंदोलन का स्वरूप धारण कर सकती है। बहरहाल ये सारी मांगे केंद्र सरकार से जुड़ी हैं। फिर भी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को नाको चने चबाने ही होंगे।